नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, सीडीएस साहब ने जिस तरीके की बात की, पहले उन्होंने राफेल को लेकर के जो चीज कही, उससे ये कहा जा रहा था, ये मान लिया गया, एक तरीके से कहा गया कि ये कबूल कर लिया है सीडीएस ने कि भारत के राफेल गिरे, विमान गिरे, जेट्स गिरे। अब वो संख्या की बात अलग है, संख्या देश जानना भी नहीं चाहता। देश केवल सच ही जानना चाहता है कि हमारा क्या नुकसान हुआ है, यही बात देश जानना चाहता है। और वो ये कहा जा रहा है कि सीडीएस ने ऑलमोस्ट जो है एक तरीके से कबूल कर लिया है। इतना ही नहीं है, सीडीएस साहब अब ये भी कह रहे हैं कि 15% से ज्यादा का समय जो है वो केवल मिस इन्फॉर्मेशन को ठीक करते करते उनका निकल गया कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, देश विदेश जिसका भी वो जिक्र कर रहे हैं। तो जो हम लोग आपसे समझना चाहेंगे डिटेल में कि ये क्या चीजें हैं। और फिर उसके बाद जिस तरीके का रिएक्शन शुरू हुआ है सोशल मीडिया पर, ट्रोलिंग जिस तरीके की शुरू हुई है, उसको लेकर के क्या कुछ कहा जाए। सीडीएस भी बक्से नहीं जाएंगे, जो भी मोदी सरकार के का जो सच है सामने लाने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर तलवार लटक जाएगी। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, सीडीएस साहब ने कोई चीज स्वीकार नहीं की है, उन्होंने केवल रिपीट की है जो हमारे डीजीएमओ एयरफोर्स ने कहा था 13 तारीख को कि नुकसान तो होता है। तो स्वीकार करने वाली कोई बात नहीं होती। फौज की जो फौज की भाषा होती है तीनों सेनाओं की, वो थोड़ी सी सामान्य भाषा से अलग है। जो उन्होंने कहा था उसको रिपीट किया उन्होंने कि लड़ाई के अंदर, संघर्ष के अंदर इस तरह की चीजें होना स्वाभाविक है, वो होता है, दोनों पक्षों को होता है, हुआ होगा, हमारा भी हुआ है। तो ये एक तरीके की स्वीकारोक्ति जो थी उसी को रिपीट किया। आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि जो एयरफोर्स अपने सीडीएस चीफ है जनरल अनिल चौहान, उन्होंने क्या कहा कि हमारा 15% समय मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज से निपटने में चला गया। ये कोई छोटी बात नहीं है राम प्रकाश जी, ये बहुत ही शर्म की बात है इस देश के पूरे मीडिया के लिए। जब भी कभी देश के इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर का नाम आएगा, कभी भी, तो इस देश का जो मीडिया है, जो आज कंप्लीटली, जिसको आप क्या कहेंगे, गिद्ध हो चुका है, या जो इसको सुपारी मीडिया हो चुका है, इस बार उसने देश की सेनाओं को भी नहीं बख्शा, देश के नैरेटिव को भी नहीं बख्शा, और पूरी दुनिया में हमारी बदपिटवाड़े में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, जो आर्म्ड फोर्सेज हमारी तीनों हैं, वो बेसिकली दुश्मन की मिस इन्फॉर्मेशन, की फेक न्यूज से लड़ने के लिए हमेशा तैयार होती है, इसमें तो कोई शक नहीं। उनका अपना मैकेनिज्म, उनकी सारी चीजें। लेकिन जब अपने ही देश का मीडिया ओवर दी बोर्ड जा करके बिना किसी कारण के इतनी बड़ी बकवास करने लग जाए, अब लाहौर का ये कर दिया है, सेनाएं बॉर्डर क्रॉस करने वाली है, अब हम ये करने वाले हैं, जो कि सेना नहीं कर रही थी, सेना का टेक्निकल ऑपरेशन है, और उस चीज को इतना बढ़ा करके, और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। बेसिकली जो पूरा इसका बिल्डअप था वो देखिए क्या है। पिछले 11 साल से एक बिल्डअप इस देश में बनाया गया है, माफ कीजिएगा कि इसका अन्यथा ना ले कोई भी पॉलिटिशियन। इसका देश की जो सेनाएं हैं, देश की जो सामरिक स्थिति है, पड़ोसियों के साथ हमारे जो संबंध है, वो बड़ा एक सेंसिटिव इशू होता है, वो राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में 11 साल से राजनीति केवल यही हो रही है। तो पिछले 11 साल में आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि पीओके को तो हम लेकर के आएंगे, पीओके का तो हम ये करेंगे, पीओके का तो वो करेंगे, और 2 दिन पहले तो रक्षा मंत्री ने यही कह दिया कि पीओके तो अपने पास लेके आएंगे। तो बेसिकली क्या है कि सेनाओं के ऊपर एक तो नाहक दबाव, उस तरह की बातों से जो एक था, और उसके बाद जो भगत सेना है, जो आम आदमी तो डिफेंस की टेक्निकलिटीज नहीं समझता है, तमाम चीजें, तो उसकी जो अपेक्षाओं का लेवल है वो आपने इतना बड़ा कर दिया कि छोटा मोटा ऑपरेशन हमने इतने उनके एयरबेसेस मार दिए, इनका ये कर दिया, इतनी प्रमोस मार दी, उससे उनका तसल्ली नहीं होगी। और वो जो एक एक्सपेक्टेशन का लेवल है वो इतना ज्यादा कर दिया जिसकी कोई इंतहा नहीं। और समस्या सबसे बड़ी है कि सरकार ने कहने को 2 बार एक एडवाइजरी भी जारी की कि जो ऑफिशियल वर्जन हो केवल उतना ही दिखाए। उसके बावजूद भी जो गिद्ध मीडिया है ये बाज नहीं आया, और पूरी दुनिया में भारत की छवि एक एग्रेसर के तौर पर बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसका फॉल आउट भी आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर हमें उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली डिप्लोमेटिक, ड्यूरिंग ऑपरेशन या आफ्टर ऑपरेशन, जो हमें मिलती रही है एक शांतिप्रिय राष्ट्र। तो वो सारे का सारा जो डिस्क्रेडिट है वो इस डॉगी मीडिया को जाएगा, जिसने पूरी सेनाओं की जो करी कराई थी उसको बर्बाद और नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, डिप्लोमेटिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी, और पॉपुलर परसेप्शन के हिसाब से। आप ये बताइए कि सेनाओं का जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें आपको बढ़ चढ़ करके वो सब करने की क्या जरूरत थी जो आपने किया लगातार। और जनरल चौहान ने तो बिल्कुल ब्लैटेंटली ये बता दिया कि 15% समय जब आप इस तरह के संघर्ष में होते हैं, आपके लिए एक एक पल इंपॉर्टेंट होता है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, और उसका 15% समय आप अगर फेक न्यूज को करने, और वो भी दुश्मन की फेक न्यूज से आप निपट लोगे, अपनी का क्या करोगे? बियॉन्ड ए पॉइंट सेना क्या करेगी? दुश्मन का तो काउंटर कर लेगी, अपना क्या करोगे आप? तो इसको लेकर के देश के मीडिया को शर्मसार होना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए
देश का अब तो काफी एक तरीके से एडवांस 78 साल की आजादी होगी, तमाम अपने युद्ध भी लड़ लिए, तो एक मेच्योरिटी आनी चाहिए। मेच्योरिटी आने की बजाय जो हवाबाजी की गई और जो मर्जी आया उसी को खबर बता दिया गया। आपको कल्पना लोक में आप बैठे हो अभी, आपको मन में आके कराची उड़ा देते हैं, और उसमें एक फौज का एक नकली अफसर बिठा लिया वहां एक मेजर करके। सेना तो कभी ईरान सर, सेना से ज्यादा जंग मीडिया लड़ रहा था। मीडिया से भी ज्यादा मीडिया के थंबनेल लड़ रहे थे। अगर आप इस पूरे संघर्ष के दौरान राफेल को भूल जाइए, आप हमारी एयर डिफेंस S-400 को भूल जाइए, हमारी जितने भी चीजें थी ब्रह्मोस, इन सबको भूल जाइए। डॉगी मीडिया ने जिस तरीके से थंबनेल को वेपनाइज करके और एक पूरा नैरेटिव क्रिएट किया, उसका देश के अंदर नहीं, उसका बाहर भी नुकसान हुआ। पूरी देखिए, जब भारत पाकिस्तान इस तरह के संघर्ष में होंगे तो दोनों देशों का मीडिया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉलो करेगी ना। तो आप जिस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहे थे एक खास अंदाज में बिना सिर पैर का, तो उसने सेना के नैरेटिव को खराब करने में, और जो उसकी टेक्निकल बढ़त थी और जो उसका ओवरऑल एक व्यू था इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के, उसको कहीं ना कहीं डिमिनिश किया, उसको खराब किया। और भारत सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि ये जो मीडिया है ये उसी का पोषित है, उसी का पलवित है। आपने तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, लेकिन मैं उसको बहुत शर्मनाक मानता हूं कि जिस देश के अंदर अगर आप CDS की भी अगर ट्रोलिंग की बात होने लग जाए तो वो देश कहां पहुंचेगा, उसकी आप केवल कल्पना कर सकते। CDS अनिल चौहान जी ने क्या गलत किया, क्या गलत किया? जो कुछ सच्चाई थी उसको बहुत ही तमीज से फौज के पैरालाइज में जिस तरीके से उसको रखा जाना चाहिए उन्होंने रखा। उसके बावजूद कल से लेकर के अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी भक्त सेना एक खास अंदाज में ट्रोलिंग कर रही है। और ट्रोलिंग की अगर मैं आपको भाषा मैं करना नहीं चाहूंगा क्योंकि फौज का मामला है, क्या कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि उनको विदेश में खुलासा नहीं करना चाहिए, उससे नाराज है। वो कह रहे हैं कि टेक्निकल मिस्टेक की बात क्यों कर दी। फौज का अधिकारी, शीर्ष अधिकारी जब बात करेगा तो वो झूठ बोलेगा क्या? पॉलिटिशियन वो POK ला के दे देगा क्या आपको? राजनाथ सिंह तो 2 दिन पहले कह रहे थे कि POK अगली बार तो अपने आप ही चल के आ जाएगा हमारे पास, और अगली बार नेवी करेगी, और नेवी शुरुआत करेगी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। आर्मी तो ऐसे बात नहीं करती, आर्मी तो अपनी मेरिट्स में बात करती है, टू दी पॉइंट फोकस्ड बात करती है। और उन्होंने उनकी अंग्रेजी की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं, उनके ऑरेटरी स्किल्स पर सवाल उठा रहे हैं। CDS को किसने नियुक्त किया था? मोदी जी ने नियुक्त किया था ना। इस देश की टॉप आर्मी का पद है ना। उस व्यक्ति को सच्चाई कहने पर, और जो उसने कोई ओवरबोर्ड जाकर के नहीं कही, जो हकीकत है वही कही है, उसके बावजूद जिस तरीके से उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो अपने आप में एक गंभीर सवाल सरकार पर लाता है। भारत सरकार, मुझे ये बता दीजिए, 10 तारीख को सीज फायर हो गया था आपका, आज 1 जून है, 3 हफ्ते तक भारत सरकार नहीं बोली ना। पहली बार सवाल किसने पूछा? तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में जब सारी बातें आने लगी तो 17 तारीख को 7 दिन तक राहुल गांधी ने इंतजार किया। 17 मई को उन्होंने क्या कहा कि साहब बताना चाहिए किस तरह की क्या चीजें होंगी, पूरी डिटेल्स बता दीजिए। उनकी जो ट्रोलिंग हुई उनको पाकिस्तानी बताया गया, उनको पाकिस्तान, उनके चेहरे पर मुनीर लगा दिया गया, हाफ शेप, आपको याद होगा, आपने चर्चा भी की थी, आधा राहुल गांधी आधा मुनीर, और जिस तरीके की उनकी ट्रोलिंग कराई। 30 तारीख को 2 दिन पहले आपने देखा सुब्रमण्यम स्वामी ने स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट गिरने की बात की, और कल जिस तरीके से CDS ने बिल्कुल ऑन मेरिट्स जो भी बात की वो सारी की सारी कही। तो मैं तो आपको एक बात और कह रहा हूँ, CDS ने तो जो सच्चाई है वो बताई, जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ फील किया, बिल्कुल जैसे एक फौजी अफसर ईमानदारी से कहता है। उन्होंने चलो कुछ सूचना बताई, विक्रम मिश्री ने तो कोई भी सूचना नहीं बताई। विक्रम मिश्री 10 तारीख को जो सरकार ने कहा, जो सरकार ने फैसला किया, उसको कम्युनिकेट करने आए थे, और 2 ही लाइन कही थी कि 5 बजे से सीज फायर लागू होगी। उनकी, उनकी बेटी की, उनके परिवार की किस तरीके की ट्रोलिंग की गई, अब CDS साहब की जा रही है। उससे पहले हिमांशी नरवाल की आपने देखी होगी, जिसने अपना पति गंवा दिया, उसके बावजूद उसकी ट्रोलिंग हो रही है। तो मैं आपको जो पिछले लंबे समय से आगाह कर रहा हूं वो एक ही बात कर रहा हूं राम प्रकाश जी, और वो ये है कि ये जो ट्रोल सेना आपकी है, जो देशभक्ति के नाम पर ये भस्मासुर साबित हो रहे हैं, ये मोदी सरकार के भस्मासुर। 10 तारीख को भारत सरकार ने जिन भी स्थितियों के अंदर आपने सीज फायर, इन्होंने अपनी सरकार को भी बख्शने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी टाइम इमीडिएटली सवाल पूछने का एक लहजा होता है, एक बातचीत होती है, एक हेल्दी डिस्कोर्स होता है, डिस्कशन, द काइंड ऑफ ट्रोलिंग लैंग्वेज दैट दे यूज, तो वो इस देश का नया न्यू नॉर्मल हो गया है। और आने वाले समय में ये सरकार हो, कोई सरकार हो, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आपने जो डिस्कोर्स का स्टैंडर्ड था उसको इतना नीचे ले आया। आपने कभी सुना कि भारत जैसे देश के अंदर सेना और सेना के चीफ और तीनों सेनाओं के चीफ की ट्रोलिंग हो सकती है? अगर आपने देखना हो तो आप एक बार ट्विटर पे आ जाइए, फेसबुक पे आ जाइए, सोशल मीडिया पे कहीं भी आ जाइए, जिस तरीके से उनको क्या क्या कहा जा रहा है, मैं तो वो शब्द भी नहीं कहना चाहूंगा। और कसूर किसका है?
ये सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार बता देती है सारी, जो भी उसको बताना है नहीं बताना है। भाई सीडीएस जाएंगे बाहर, उनसे सवाल पूछा जाएगा तो वो तो जवाब देंगे। और सरकार से जो जवाब पूछ रहा था 17 तारीख से लेकर अब तक, उसको जवाब देने के बजाय देशद्रोही पाकिस्तानी, उसकी ट्रोलिंग आप कर रहे थे। सीडीएस से जब इंटरव्यू मांगा, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आज कह रहे कि सीडीएस ने विदेश में जाके इंटरव्यू कर दे दिया। मुझे ये बताइए, भारत देश के अंदर उनका किसी ने इंटरव्यू मांगा था क्या? कोई सब किसी ने सवाल पूछा उनसे? क्यों नहीं पूछा? जब सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अंदर ये बातें छप रही थी, तब किसी की हिम्मत हुई कि भारत के अंदर कोई खबर छाप दे? और जिसने छापी, जिस महिला पत्रकार ने, साथी ने, उसकी ट्रोलिंग की आपने, जबकि वो सच रिपोर्ट कर रही थी। और हालत ये हुई कि हिंदू जैसे अखबार को अपनी सच्ची खबर के ऊपर माफी मांगनी पड़ी, सच्ची खबर के ऊपर। तो क्या अब तो क्या अब सच्चाई आ गई? तो क्या अब उस माफी पर भी माफी मांगेंगे क्या? बहुत तरह के सवाल है राम प्रकाश जी। तो ये जो नहीं, नया एक नॉर्मल, एक और बड़ा सवाल ये भी है कि मोदी सरकार तो किसी को बर्दाश्त करती नहीं है। जब भी खोला, मैंने शुरू में भी ये सवाल किया था, अब सीडीएस साहब को क्या रहने दिया जाएगा पद पर? ये सवाल क्या नहीं उठता है? क्योंकि आज जिस परिस्थिति में हम चल रहे हैं और जिस तरीके की सरकार का रवैया है, भाई मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ दीजिए तो बाकी लोगों पर कार्रवाई हुई, चाहे वो सोशल मीडिया पर भाई प्रोफेसर अली खान को जेल भेज दिया गया, जबकि उन्होंने तो कोई ऐसा देश विरोधी ट्वीट नहीं किया था। इसके अलावा और तमाम गिरफ्तारियां हुई उसी को लेकर के। अजय शुक्ला को एक सामान्य कमेंट के लिए चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट सुमोटो का वो ले लेता है। लेकिन इन सारे मामलों में जब विक्रम मिश्री की बेटी के ऊपर अटैक होता है, जब सीडीएस अनिल चौहान के ऊपर इस जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग हो रही है, तब क्या कहाँ जिम्मेदारी किसी की फिक्स हो रही है? सरकार अलग मौन है, कोर्ट अलग मौन है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दो सवाल है मेरे, एक तो क्या सीडीएस साहब अब अपने पद पर बने रह पाएंगे, रहने दिया जाएगा उनको? और दूसरा, क्या सरकार और कोर्ट की जिम्मेदारी ऐसे मामलों में तय नहीं होती है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए राम प्रकाश जी, जहां तक सीडीएस का सवाल है, सीडीएस जो है बेसिकली उसके पीछे जो पद का कंसेप्ट है, हर एक सेना का एक चीफ है, उसके ऊपर जो 1 पॉइंट जो पर्सन है, जो सरकार को सारी की सारी सूचनाएं देता है, जानकारी देता है, सिंगल पॉइंट जो होता है, सिंगल पॉइंट पर्सन टू प्राइम मिनिस्टर, जो एडवाइजर है ओवरऑल सारी रक्षा के मामलों में। तो हर एक सेना, तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट ऑपरेशन किए, मिलके किए, जो भी किए, तो वो रहे, सरकार उनको हटाएगी, इस पे तो मुझे गहरा शक है। क्यों हटाएगी? उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो सच्चाई बताई। उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह का माहौल बनता है, तो बेटर ये होगा कि सीडीएस खुद स्टेप डाउन करके चले जाए और किसी और को आने दें, उसमें तो वो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन सर, माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूँ। सीडीएस क्यों चले जाए? सीडीएस ने तो कोई गलत किया नहीं है, सरकार बर्दाश्त करेगी क्या? ये भी तो ये सवाल ज्यादा बड़ा है ना, सरकार क्या बर्दाश्त करेगी अपना सच? नहीं, सरकार के पास उनको हटाने का कोई कारण नहीं है, सरकार हटाएगी भी नहीं, इस तरह का वो ऑफेंस नहीं करेंगे, ना कोई इस तरह की चीज करेंगे। बेसिकली क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ये हुआ कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसमें वही होता है ना, जैसे जब आप कहते हो कि कोई ना कोई तो बलि का बकरा, हेड शुड रोल और समथिंग लाइक दैट, तो उस तरह की बात आप करते हो, तो उसमें ये हो सकता है कि सीडीएस जो है 2022 में आए थे, 2025 इज ऑलरेडी ऑन, तो वही कह सकते हैं कि मैं इज आउट होकर चला जाता हूँ, कोई खास बात नहीं। लेकिन उनका कोई ओनस नहीं है इस पूरे मामले में। उन्होंने तो जो सरकार की सच्चाई थी, जो पूरा भी संघर्ष हुआ, उसकी सच्चाई केवल दुनिया को बताई है, और एक मिलिट्री पैरेललिज्म ही बताई है। कोई अलग से जाकर के उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कर दिया कि सरकार की छवि, भाई जो सच्चाई है वो तो बतानी ही पड़ेगी। उन्होंने उसको बहुत टेक्निकल तरीके से बताया, जितना बताना चाहिए उतना बताया। उसके बावजूद अगर वो किसी को हजम नहीं हो रहे, तो उनकी प्रॉब्लम है। आर्मी तो कभी झूठ बोलेगी नहीं, क्यों बोलेगी? आर्मी तो सदा से बताती है। ये भी पहला अवसर है। आपने देखिए, कारगिल में भी नुकसान हुआ भारत, ऐसा नहीं, कारगिल में भी लॉस हुआ था, बालाकोट में भी तमाम चीजें हुई, लेकिन इस बार तो सब कुछ पर्दे के रहस्य में डाल दिया गया ना। तो वो चीजें पूरी दुनिया के अंदर जो चर्चा हो रही थी, वो भारत में उसके ऊपर चुपी थी। सीडीएस जब उस फंक्शन में गए, तो शांग्रीला डायलॉग के अंदर, तो उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दे दिया। उनकी कहाँ कसूर है इसके अंदर? टेक्निकल जो भी एरर हुई, टेक्निकल जो भी दिक्कत हुई, वो तो जो कंसर्न लोग थे उनके है ना। वो किसके पार्ट पे है? एयरफोर्स के पार्ट पे है, ग्राउंड फोर्सेस के पार्ट पे है, इंटेलिजेंस के पार्ट पे है। वो तो जब कभी जांच होगी तो होगी। आज तक तो आपके पास बालाकोट की भी कोई बात नहीं आई सच्चाई। हर एक ऑपरेशन के बाद एक कमेटी बनती है, उसको रिव्यू किया जाता है, उससे क्या क्या आपकी अचीवमेंट हुई, क्या क्या लेसन हुए, उसका कुछ पार्ट पब्लिक किया जाता है, कुछ पार्ट फौज के पास होता है फ्यूचर टेक्निकल लर्निंग के लिए। तो बालाकोट के अंदर भी ऐसा तो नहीं था कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, तमाम उसमें भी चीजें थी, लेकिन उसकी तो जांच नहीं हुई आज तक। कारगिल का अगर आपको ध्यान होगा, जिस दिन कारगिल खत्म हुआ, 3 दिन के अंदर कमेटी बनी थी, उसमें बाकायदा 5 महीने में रिपोर्ट, जयशंकर साहब के फादर साहब ही थे, उन्होंने ही वो रिपोर्ट बनाई थी। उसका कुछ पार्ट संसद में पेश किया गया, कुछ पार्ट जो सलाह थी उनको माना गया,
और कुछ पार्ट फौज ने अपने पास रखा अपनी लर्निंग के लिए। एक सामान्य प्रक्रिया है ये। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। बेसिकली क्या है कि सरकार को ये देखना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन के पार्ट पर उनके वहां क्या है। ये जो जो है ना, जो बड़बोलापन जो हर चीज का, अभी भी गोली के बदले गोला, ये भाषा लगातार चल रही है। दुनिया सर दुनिया सवाल उठा रही है, दुनिया में इसको लेकर के लिखा पढ़ा जा रहा है, भारत में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि असल में हुआ क्या है, क्यों एक शब्द बोल देने में दिक्कत है। विदेश मंत्री जो है वो इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि हमने ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था। वह भाजपा का मंत्री जो है वो कह देता है कि कर्नल सूफिया कुरैशी जो है आतंकियों की बहन है। एक डीसीएम सामने आकर के कह देता है कि भारत की सेना और भारत के लोग प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हैं। ये सब कहीं सही नहीं होते, ये सब कहीं बलि का बकरा नहीं बनाए जाएंगे। और सीडीएस अगर एक सही तरीके से पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अगर एक बात कह देते हैं तो बलि का बकरा बनाने के लिए उनकी संभावनाएं खड़ी हो जाती हैं, उनकी ट्रोलिंग होने लग जाएगी। ट्रोलिंग से तो कोई नहीं बचा हुआ इस देश में। मोदी जी की भी ट्रोलिंग हुई 11 तारीख को, 10 तारीख के जब आपकी सीज फायर हुई तो मोदी की खूब ट्रोलिंग हुई, 56 इंच की खूब ट्रोलिंग हुई, राजनाथ सिंह की ट्रोलिंग हुई। ये इन्होंने इसको न्यू नॉर्मल बना दिया। मैंने आपको जो बताया, जो आपने दूसरा सवाल कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, तो आपके पूरे सवाल का जवाब एक लाइन में माननीय राजनाथ जी दे चुके हैं, जो भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, आज रक्षा मंत्री इस देश के। सवाल ये है कि अगर इस तरह की चीजें कुछ हुई है तो क्या रक्षा मंत्री पे ओनस नहीं आता? उसकी तो कोई बात नहीं आएगी। बीच देश के होम मिनिस्टर पे कोई बात नहीं आएगी कि वहां पर जो पहलगाम के अंदर हुआ वो कहां तक आए, कैसे आए, आज तक क्यों नहीं अरेस्ट हुए। आज तो आप देख लीजिए कितने दिन। तो सवाल वो नहीं है। राजनाथ जी ने एक लाइन में आपको जवाब दे दिया था कि ये इस्तीफे वगैरह देना, नैतिकता वैतिकता की बात, ये यूपीए के समय थी, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो वो तो यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। अगले बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म पे कह चुके हैं, भाजपा के अध्यक्ष रहे, भाजपा के नीति निर्धारक भी रहे। आज ठीक है मोदी शाह है आगे, लेकिन पार्टी की वर्किंग को तो वो जानते हैं ना। 2014 के बाद आप बता दीजिए नैतिक आधार पर किसका इस्तीफा हुआ? किसानों के ऊपर जीप की जीप चढ़ा दी गई, किसान मारे गए, उसकी सारी वीडियोज है, सब कुछ है। कोई इस्तीफा हुआ? किसका इस्तीफा हुआ नैतिक आधार पर? बता दीजिए। तो इन 11 सालों के अंदर ये भी न्यू नॉर्मल है। तो अपना जो ठीकरा है वो किसी और पे फोड़ना, ये कोई नई चीज नहीं है। ये सरकार अपनी गलती ना कभी मानती है, और इस केस में मानेगी या किसी और केस में मानेगी। अगर हम ऐसी उम्मीद करते हैं तो हम ना समझ हैं। सरकार बहुत क्लियर है। अब मध्य प्रदेश में कल आप गए थे, प्रधानमंत्री जी थे वहां पे, कल 8 बार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उनको तब याद नहीं आया कि कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में क्या कहा था? भूल गए वो विजय शाह ने। उसी चीज पर जो प्रोफेसर कुछ भी नहीं कहा महमूदाबाद में, वो तो सुबह सुबह अरेस्ट करके उनको रिमांड लेकर के जेल। और इनको भाई साहब को आज तक कोई पूछताछ भी नहीं हुई। जो एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई उसने उनको शामिल तफ्तीश भी नहीं किया आज तक। तो ये तो नया नॉर्मल है। यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। आप बताइए जिस तरीके से है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का क्या हो गया? आप देखिए। और तो छोड़ दीजिए राम प्रकाश जी, संसद के अंदर एक मुस्लिम सांसद को क्या कहा गया, उसको कभी नोटिस हुआ हो? सारे देश ने देखा। वो शब्द में आप कह भी नहीं सकते, उसने संसद में बोला। उसका कोई नोटिस हुआ क्या? विजय शाह का कोई नोटिस हुआ क्या? डिप्टी सीएम का कोई नोटिस हुआ क्या? जिन लोगों ने ट्रोलिंग की थी मिस्री की, विक्रम मिस्री के परिवार की, उनका कोई किसी को हुआ क्या? किसी का फेसबुक अकाउंट ब्लॉक किया गया हो, किसी का वो ट्विटर अकाउंट किया होगा? आप 2 लाइन लिख के देखें, आपको पता लग जाएगा। तो ये सारा एक इकोसिस्टम डेवलप किया गया है। मैं फिर आपको वही कह रहा हूँ, ये भस्मासुर डेवलप कर दिया आपने। ये किसी को नहीं बख्शने वाला है। ये जो आज विपक्ष के ऊपर छोड़ रहे हो, कल ये आपके ऊपर आएगी। जब सीडीएस को नहीं बख्श रहे, जब फॉरेन सेक्रेटरी को, वो क्या कर रहे हैं? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो ड्यूटी उनको किसने दी है? मोदी जी ने। किसके फैसले लागू कर रहे हैं? मोदी जी के। वो तो एक पॉइंट्समैन है, उनको आप किस लिए ट्रॉलिंग कर रहे हैं? तो ये आपने एक नया इकोसिस्टम बनाया है, तो देश भुगत रहा है उसको। कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति इनकी ट्रॉलिंग से ऊपर नहीं है, माफ कीजिएगा। कोई भी मुझे और आपको तो गालियां दे तो समझ में आता है कि हम तो भाई सवाल पूछ रहे हैं, वो तो बेचारे जवाब दे रहे हैं, और जवाब भी तथ्यों पे दे रहे हैं। जो सरकार कह रही है उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके आगे तो कुछ नहीं। उसके बावजूद उनको भी नहीं बख्शा जा रहा। तो आम आदमी की हैसियत क्या है? ये तो एक ऐसे लोग हैं कि अगर आप जो कमेंट्स ये लिखते हैं सुबह शाम तक, अगर आप सारे पढ़ लो तो डिप्रेशन में चले जाओगे। बट दे डू नहीं, लेकिन ये तो ठीक है सर, उस पर भले ही मोदी जी मौन रह गए, सरकार मौन रह गई, भारतीय जनता पार्टी मौन रह गई। भाई कर्नल कुरैशी को लेकर के जिस तरीके का बयान विजय शाह ने दिया, लेकिन अब तो वो कर्नल कुरैशी को भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर सामने लाने की तैयारी कर रहे हैं। अब तो इनफैक्ट तैयारी शायद इतनी बड़ी हो गई है कि कर्नल कुरैशी को मतलब मोदी जी का चेहरा रिप्लेस किया जाएगा कर्नल कुरैशी से। कुछ इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। माहौल अलग चीज है राम प्रकाश जी।
बेसिकली देखिए क्या है, मोदी जी लगातार जब से सत्ता में आए हैं पिछले 5-6 साल से उन्होंने एक नई लाइन पकड़ी है, पसमादा समाज, पसमादा समाज। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, इसको आप अनटच तो छोड़ नहीं सकते। जिसका आप जिक्र कर रहे हो वो बीजेपी का जो माइनॉरिटी सेल का चीफ है, उसने वो सारा बताया कि किस तरीके से महिलाओं का बढ़ाना चाहते हैं हम सेनाओं के अंदर, और महिलाएं इतनी वो एक खास तरह का नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बिहार के अंदर आपको पता है बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोटर्स हैं, महिलाएं हैं। इसी तरीके से बंगाल के अंदर मुस्लिम का एक बहुत मेजर चिन्ह है। तो उसके अंदर बेसिकली क्या है कि उस सारे एक नैरेटिव को बिल्डअप करने के लिए उन महिलाओं का सपोर्ट मिले ना मिले, सक्रिय विरोध ना हो, एक इस तरह का माहौल बनाने के लिए। बाकी तो कर्नल, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, आपने जब कहा सोफिया कुरैशी की बात, अगर मोदी जी को सोफिया कुरैशी और मुस्लिम महिलाओं के मान सम्मान की इतनी बात थी, तो विजय शाह को तो बर्खास्त करने में 30 सेकंड नहीं लगने चाहिए थे। वो क्यों नहीं हुए? तो पॉलिटिक्स में जो आप कहते हैं वो करते नहीं। और बीजेपी और मोदी जी इज नॉन फॉर दैट। पूरे सिस्टम के अंदर 11 साल में किसी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने मुस्लिमों के बारे में? अच्छा, मोदी जी से खुद ही कहते हैं, कपड़े देख के पहचान लेते हैं, शमशान कब्रिस्तान करते हैं, किसी को टिकट नहीं देते। पूरे के पूरे लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, कैबिनेट के अंदर देख लीजिए, तो मुस्लिम्स का कितना रिप्रेजेंटेशन है? कम से कम वही पसमादा को ले आते, अगर आपको पसमादा का इतना ही वो तो। लेकिन जिक्र तो करते हैं ना बीच बीच में रह करके। तो कुछ चीजें हैं जो सिर्फ कहने के लिए हैं, और कुछ चीजें हैं जो करने के लिए। जो करने की है वो कही नहीं जाती, जो कही जाती है वो की नहीं जाती। ये इनकी हकीकत है, और पिछले 11 साल में देश ने लगातार इसको देखा है। तो ठीक है, जैसे कल आपने देखा होगा, अब परसों एक खबर छपी, अगर आप राजस्थान पत्रिका आपने फॉलो की हो, मैंने खबर भेजी भी आपको, कि 1000 कटआउट लगाए जाएंगे, जो कल मोदी जी ने अहिल्याबाई वाला जो फंक्शन भोपाल में आए थे, 1000 कटआउट पूरे शहर में लगाए जाएंगे। आज मैंने पूछा कि उसमें से कितनी कवरेज आएगी, वहां एक साथ के अपने एडिटर है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इस तरह की कोई कवरेज नहीं है। तो चेहरा बनाना, वो प्रेस नोट बयान जारी करना माइनॉरिटी सेल के लिए ठीक है, लेकिन चेहरा मोदी जी रहेंगे जब तक मोदी, उनके अलावा किसी को आगे बढ़ाया जाएगा ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। किसी भी तरह की कोई चीफ मिनिस्टर के नहीं होते भाई। जो लोकल चीफ मिनिस्टर है, शिवराज चौहान के कितने पोस्ट, हिमाचल सर भी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के अंदर था, कई फोटो बाद योगी आदित्यनाथ के फोटो बाद में लगे पिछले चुनाव में। तो जब तक मोदी है तो फिर मोदी ही, उसके बाद कहीं कोर्स करेक्शन करना होता है, एक आध फोटो लगा लेते, एक आध छोड़ देते, उस तरह की चीज है। बेसिकली क्या है कि चेहरा तो मोदी ही रहेंगे, इस तरह की चीजें आती रहेंगी जाती रहेंगी। आज कर्नल कुरैशी है, परसों व्योमिका सिंह हो जाएंगी, फिर कोई और हो जाएगा। बेसिकली सेनाओं का चेहरा, सेनाओं की वर्दी, सेनाओं का राष्ट्रवाद, उसको नैरेटिव बना करके खेलना है चुनाव, उसके अलावा कुछ नहीं करना। और एक सवाल फिर पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ये ऑपरेशन ना हुआ होता और अगर पहलगाम ना हुआ होता, तो मोदी जी आज क्या कह रहे होते, क्या कर रहे हैं, किस बात में चुनाव लड़ रहे होते? ये भी दर्शकों के लिए छोड़ दें। और ये जरूरी है ये सवाल पूछना कि भारतीय जनता पार्टी के पास और कुछ बचा है कि नहीं बचा है? सेनाओं के शौर्य पे 99 में जब कारगिल हुआ, आपने देखा जब भी बीजेपी ने यही सब किया था, पूरे देश के अंदर वर्दी और दारी फोटो, सेना, ये वो। जनरल वेद प्रताप मलिक ने एक बार कहा कि सेना सेना है, उसको आप पॉलिटिकली यूज नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम वाजपेयी और अडवाणी थे, वो हट गए थे। आज आप हटवा के देखिए, यहाँ तो 10 तारीख को सीज फायर हुआ, 12 तारीख को राष्ट्र के नाम संदेश हुआ, और 13 तारीख को सुबह फोटोशूट चल रहा था आदमपुर के अंदर, और वही फोटो पूरे देश के अंदर चल रहे हैं आज। मोदी जी की उम्र 75 साल होने वाली है, वो अपने आप को एयरफोर्स फाइटर पायलट के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। क्या एयरफोर्स के अंदर ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं है? हमारे एक से एक शानदार पायलट है एयरफोर्स के अंदर, क्या उनमें से किसी का फोटो नहीं लग सकता? पहली बात तो लगना क्यों चाहिए चुनाव प्रचार में? फौज किसी पार्टी की नहीं है, फौज किसी नेता की नहीं है, फौज इस देश की है। उसके बावजूद भी मोदी जी फौज की वर्दी में जिस तरीके के फोटोग्राफ और ये सारी चीजें होती है, चुनाव के दौरान उसका प्रयोग ना कोई चुनाव आगे बोलता, ना कोई और बोलता। राजस्थान में आपने देखा, ये अपने पुलवामा के बाद जिस तरीके सारे शहीदों के फोटो लगे हुए थे डायस, तो एक नया नॉर्मल है, नया लो है देश के डिस्कोर्स के अंदर, और ये किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। सेनाओं को अपनी सियासत से पीछे छोड़ दीजिए। आपने देखा किस तरीके से स्वर्ण मंदिर के ऊपर एयर डिफेंस की बात चली गई, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के व्यक्ति की बात को आपको खंडन करवाना पड़ा। आपने कभी सुना था इतिहास में? भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी की बात का खंडन करवाना पड़े ऑफिशियली? ये क्यों हुआ? उसके पीछे कौन लोग थे? क्या किसी की जिम्मेदारी तय हुई? वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? जब भी कोई सैन्य ऑपरेशन होता है राम प्रकाश जी, मैंने तो बहुत लंबे समय तक डिफेंस कवर की है, कोई छोटे से छोटा हादसा होता है, एक कोई चॉपर भी गिरता है बाई एक्सीडेंट, उसकी भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का प्रावधान है, हमेशा ही होता है, गोज विदाउट से।
कोई जीप अगर पहाड़ से गिर गई, कोई कैजुअलिटी होगी, उसकी भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी। और यहाँ इतनी चीजें हो रही हैं और देश की सरकार चुप है। केवल एक ही बात चल रही है कि इस बार ये कर दे, गोली का बदला गोला कर देंगे। भारत के प्रधानमंत्री की ये भाषा नहीं है। सेना का काम सेना को करना चाहिए। उनकी जो भी अचीवमेंट होंगी वो बताएंगे खुद आके क्या। उन्होंने बहुत कैटेगरिकली बताया कि हमने प्रेसिजन स्ट्राइक किया आतंकियों के टेरर कैंप्स के ऊपर, बात खत्म हो गई। और तो पूरी दुनिया ने देखा इस बार, और पाकिस्तानियों ने दिखाया। लेकिन सवाल ये है कि इसके ऊपर जो राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है, और उसमें सबसे आत्मघाती रोल अगर मैं किसी का मानता हूं तो वो इस देश के गिद्ध मीडिया का मानता हूं, जिसने देश की स्ट्रेटेजी के लिहाज नहीं की, जिसने देश की सेनाओं की सुरक्षा की ध्यान नहीं किया, जिसने देश की डिप्लोमेसी तबाही कर दी अपने इस तरह के प्रचार से, बड़बोलेपन से। और वही काम हमारी शासन व्यवस्था भी आज की तारीख में कर रही है। किसी वाजपेयी को पूछ लीजिए आप, ऑपरेशन सिंदूर, फौज, इसके अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास। तो ये ना होता तो क्या करते आप? तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं ना राम प्रकाश जी। और यही वो सवाल है। देखिए, देश तो जब से आजाद हुआ तब से लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आजाद बाद में हुआ था, पहले कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी कबाइले आ गए थे, 65 के अंदर, 62 के अंदर, 71 के अंदर, 99 के अंदर, छिटपुट बीच में कभी पहलगाम, उसके क्या नाम है आपका, जो कश्मीर में चाइना के साथ जो हुआ। तो ये सारी चीजें होती रही है। आप एक पर्टिकुलर नैरेटिव को क्यों ऐसा डेवलप करते हैं? पाकिस्तान का जब नाम आते हैं आप उसमें रोटियां सेकने चल पड़ते हैं। ये सरकार का काम नहीं है, ये सेनाओं का काम है। वो अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, अपने जो भी उनके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, उनको अचीव करने के लिए जो करना होता है वो करते हैं। जो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स थी, क्या कांग्रेस ने नहीं की? क्या और सरकारों में नहीं हुई? क्या तब तो इस तरह की छाती नहीं पीटी गई? आज क्या हो गया? सरकार अपना काम कर नहीं रही है और सेना के काम को अपना बता करके क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। अपने खुद के मुद्दे हैं नहीं, सेना के कामों को गिनवा करके ही सेना को चुनावी मुद्दा बना करके और देश को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का काम सरकार कर रही है। ये काम जो कि टेस्टेड है, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये फॉर्मूला टेस्टेड हो चुका है, एक अच्छा रिजल्ट दे चुका है। एक बार फिर से शायद उसी फॉर्मूले की तरफ सत्तारूढ़ दल बढ़ रहा है। अब कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती है, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।